Hello students, welcome to biology class and today we will see about structure of nephron. ठीक है? What is structure of nephron? How many parts are found in nephron and what is the function of nephron? So let's see about the structure of nephron. Nephron is the structural and function unit of kidney. ठीक है? Nephrons are known as स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसको क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल यूनिट कहा जाता है किसकी? किडनी की। यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज द फंक्शन ऑफ किडनी इज व्हाट? किडनी का फंक्शन क्या होता है? यूरिन मतलब ब्लड को फिल्ट्रेट करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना और साल्ट्स आयंस वगैरह को मैनेज करना। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन, ये सब पूरी प्रोसेस जो होती है, स्पेशली जो यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो यूरिन की फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो कहाँ पे होती है? वो यहीं पर इसी नेफ्रॉन वाले पार्ट पे होती है। मतलब जो किडनी का जो मेन फंक्शन है, ब्लड को फिल्ट्रेट करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, ये काम कहाँ पे होता है? ये वर्क हो जाता है हमारे नेफ्रॉन में। दैट इज द रीजन व्हाई नेफ्रॉन आर नोन एज स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का पूरा स्ट्रक्चर ही बना होता है। वन किडनी कंटेन अप्रोक्सीमेटली 1.5 मिलियंस नेफ्रॉन। ठीक है, एक किडनी में लगभग 1.25 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन आल्सो नोन एज यूरिनिफेरस ट्यूबुल। नेफ्रॉन का एक और नाम है, क्या नाम भाई? यूरिनिफेरस ट्यूबुल। यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। सो लेट्स सी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ, यदि हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसका, तो नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ग्लोमेरुलस और एक रीनल ट्यूबुल्स दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग तरह से दिया हुआ है। एक तो होता है मालपिजियन बॉडी कहलाता है, एक क्या कहलाता है? मालपिजियन बॉडी होती है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, कुछ बुक में तीन पार्ट में, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में इसको ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूबुल्स में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बुक में बोमेन कैप्सूल और सेक्रेटरी पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कुछ बुक में तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, मालपिजियन बॉडी, रीनल ट्यूबुल्स। ठीक है, और एक हेललेस लूप। एक्चुअल में हेललेस लूप जो होते हैं वो रीनल ट्यूबुल्स में ही होते हैं। ठीक है, तो मालपिजियन बॉडी में एक इंपॉर्टेंट पार्ट आप देखेंगे जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल, क्योंकि विलियम बोमेन्स ने इसको बताया था। बोमेन कैप्सूल एक पार्ट होता है और एक होता है ग्लोमेरुलस। देखेंगे अपन दो चीज यहाँ पे देखेंगे, ग्लोमेरुलस। ठीक है, रीनल ट्यूबुल में हम देखेंगे यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट होता है और रीनल ट्यूबुल्स में हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, हेलिक्वाइड, और इसमें आएंगे एक तो पीसीटी आप देखेंगे, इसके बारे में बताता हूँ मैं। फिर लूप ऑफ हेनले देखेंगे और थर्ड देखेंगे आप डीसीटी। ठीक है, आना भाई साहब, इतनी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं आप। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ और आप इन पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग पार्ट: मालपिजियन बॉडी जिसमें बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस आते हैं, और रीनल ट्यूबुल में पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और ये सब जाके आगे जुड़ी होती हैं कलेक्टिंग डक्ट से। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट किससे ज्वाइंट रहती हैं? कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइंट रहती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं इसका नेफ्रॉन का। ठीक है, किस तरह से नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है।
इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। और फिर ये जाके मिल जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट में, किससे ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, नेफ्रॉन का है। और यहाँ पे हमने इस कुछ क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। चलिए देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। और फिर यहाँ पे कुछ आर्टरी और वेन भी देख रहे हैं आप। चलिए देखते हैं। तो ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, यदि आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो तो बिल्कुल सिंपल आप ड्रॉ करें। पहले बोमन कैप्सूल बना लें, फिर ये इस तरह से क्वाइट स्ट्रक्चर बना लें, और फिर इसमें ये कुछ लूप है, वो लूप वाला पार्ट है, एंडर लूप, और फिर ये डिजिटल कार्बोनेटेड ट्यूबुल और ये कलेक्टिव लूप। चलिए इसके अकॉर्डिंग हम जो स्ट्रक्चर जो है उसको हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि नेफ्रॉन इज कंपोज ऑफ टू पार्ट। यहाँ पे आप दो पार्ट इस पर क्लियर देख रहे हैं। ये मालपिजन बॉडी है जिसमें मालपिजन कैप्सूल होता है, या इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। सेकेंड जो पार्ट होता है वो होता है सिक्रेटरी ट्यूबुल्स का या रेनल ट्यूबुल्स का। ये रेनल ट्यूबुल्स में क्या क्या होता है, देखो आप, ये यहाँ पे ये जो पार्ट दिख रहा है पूरा, ये क्वाइड वाला पार्ट, इसको बोलते हैं हम पीसीटी। इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, ठीक है। फिर ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हेल्लेस लूप ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, लूप ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेल्ले बोलेंगे। फिर ये जो पार्ट है ये, इसको डीसीटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी। और ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये क्या है भाई, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट ओपन होती है कहाँ पे, ये होती है रीनल पेल्विस में। रीनल पेल्विस यूरेटर ओपन हो जाता है, ठीक। तो जो यूरिन का फॉर्मेशन होगा वो वहाँ पे चला जाएगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये पार्ट जो देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट है मालपिजन बॉडी। मालपिजन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, कप शेप स्ट्रक्चर, बाउल शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज बोमेन कैप्सूल। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको बोलते हैं बोमेन कैप्सूल। इसका नाम है बोमेन, बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट हो गया। और इसमें क्या हो रहा है, ये बोमेन कैप्सूल वाला जो पार्ट है इसमें भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पेराइटल होती है और एक विसरल होती है। इसमें भी क्या होती है, दो पार्ट होती है, एक पेराइटल होती है आउटर, ये पेराइटल और ये विसरल। यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल होती है। शॉप का आ गया हमारा, इसमें स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल होती है अंदर की तरफ, ये ठीक। और ये मैंने बताया इसकी आउटर सेल जो रहती है पेराइटल,
और इनर जो रहती है वो क्या कहलाती है, वो विसरल कहलाती है। इनर जो रहती है विसरल कहलाती है। ठीक है, अब ये जो बाउल शेप या कप शेप जो स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है बाउल शेप है ना, और इसको हम कहते हैं बोमेन कैप्सूल। पहला पार्ट है किसका, मालपीजियन बॉडी का। अब इसमें आप देख रहे हैं ये रीनल आर्टरी, ये क्या बेटा, ये रीनल आर्टरी है, ये है रीनल आर्टरी जो यहाँ पर हार्ट से ब्लड को लेकर आती है। ये क्या लेकर आ रही है, यहाँ पे ब्लड को लेकर आ रही है, और ये भी दो पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, एक होता है एफरेंट आर्टीरियोल और एक होता है इफरेंट आर्टीरियोल। ठीक है, बहुत अच्छे समझिएगा, कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल है। ये बोमेन कैप्सूल जो बाउल शेप या कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोमेन कैप्सूल कहते हैं। दो वाल से मिलकर बना होता है, आउटर पेराइटल, इनर विसरल। ठीक है, और इसमें जो सेल्स होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की सेल होती हैं। अब इसमें इस बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में रीनल आर्टरी हार्ट से किडनी में ब्लड लेके आ रही है। तो हार्ट किडनी में जो ब्लड आ रहा है वो नेफ्रॉन के किस पार्ट में आ रहा है, इसी बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में आ रहा है। अब ये जो आर्टरी रहती है रीनल आर्टरी, ये डिवाइड हो जाती है फाइन ब्रांचेस में। पहले आर्टेरियोल में डिवाइड होती है, फिर आर्टेरियोल जो रहती है वो कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है। ये रीनल आर्टरी थी, ये आर्टेरियोल में डिवाइड हुई। पहले इसकी पहला पार्ट है एफरेंट आर्टेरियोल विच डायमीटर इज मोर एंड सेकंड पार्ट इज इफरेंट विच डायमीटर इज लेस देन एफरेंट आर्टेरियोल। ये जो जिसका डायमीटर आप कम देख रहे हैं इफरेंट, और ये क्या है एफरेंट। इट मीन्स आर्टरी, रीनल आर्टरी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एफरेंट आर्टेरियोल एंड इफरेंट आर्टेरियोल। डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल इज मोर देन इफरेंट आर्टेरियोल। इसका जो डायमीटर जो रहता है वो इफरेंट से कम ज़्यादा होता है और इफरेंट का कम। ये ब्लड लेके आ रही कहाँ से, हमारे हार्ट से लेके ब्लड आ रही है, कहाँ आ रही भाई, किडनी में लेके आ रही है। अब ये आर्टरी जो है रीनल आर्टरी, ये आर्टेरियोल में डिवाइड है, पहले एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का डायमीटर ज्यादा है, इफरेंट का कम है। अब ये आर्टेरियोल किस में डिवाइड होती है, कैपिलरीज में डिवाइड होती है। भाई आर्टरी, आर्टेरियोल और फिर कैपिलरी। ये जो आप बंच ऑफ कैपिलरी जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर। बंच ऑफ कैपिलरीज आप क्या देख रहे हैं, ग्लोमेरुलस। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं भाई, ग्लोमेरुलस। दिख रहा है क्लियर, लिख देता हूँ अच्छे से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, ये ग्लोमेरुलस है। ठीक है, और ये जो है ये बोमेन कैप्सूल। हो गया क्लियर आपको। और ग्लोमेरुलस किसका बंच है, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज विच फॉर्म बाय डिवीजन ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टरी। ठीक है, अब ये बोमेन कैप्सूल, ये मालपीजियन बॉडी में दो चीज आपने क्लियर देख ली। एक था बोमेन कैप्सूल कप जैसा पार्ट, और एक आपने देखा क्या, आपने देखा यहाँ पे ग्लोमेरुलस, बंच ऑफ कैपिलरीज। ठीक, इस ग्लोमेरुलस में कुछ पोर्स होते हैं यहाँ पे, और वो पोर्स अभी बाद में हम देखेंगे जब हम अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। पोरोसाइट सेल्स होती है जहाँ से ब्लड फिल्ट्रेट होगा, फाइन पार्टिकल फिल्ट्रेट होगा। अब सेकेंड पार्ट आप देखें, रीनल ट्यूबुल्स। रीनल ट्यूबुल में ये जो हाईली क्वाइल्ड पार्ट देख रहे हैं, पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबुल्स, मतलब क्वाइल्ड ट्यूबुल का पहला पार्ट जो है उसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी का फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो होता है, प्रॉक्सिमल मतलब फर्स्ट पार्ट, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड। ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पार्ट है फोल्डेड ट्यूबुल्स का, और इसलिए इसको और कैसा फॉर्म, किस रूप में है, किस फॉर्म में, ट्यूब के फॉर्म में। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, प्रॉक्सिमल मतलब फर्स्ट, कॉन्वोल्यूटेड मतलब फोल्डेड, ट्यूबुल्स मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में है, इसलिए इसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। ये फर्स्ट पार्ट होता है रीनल ट्यूबुल्स का। फिर आप यहाँ पे यू शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, या इसको हमने शॉर्ट में बोला था LOH। क्या नाम इसका, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले हो गया। फिर आप देख रहे हैं इसके बाद जो है DCT है, जिसका नाम है, DCT का फुल फॉर्म होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल को शॉर्ट में हम DCT कहते हैं। और जो हेनलेस लूप है इसमें दो पार्ट होते हैं, एक डिसेंडिंग लूप होती है, डिसेंडिंग लूप,
और एक होती है एसेंडिंग, ठीक है। तो ये दो पार्ट है, थोड़ी सी नैरो रहती है। इसमें जो आप देख रहे हैं पीसीटी वाला पार्ट है, डीसीटी वाला पार्ट है, ये सब कॉर्टेक्स रीजन में होता है। जो हमने किडनी का देखा था ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं, और ये जो लूप वाला पार्ट है, लूप ऑफ हेनले, ये मेडुला रीजन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, जिसमें हमने दो पार्ट देखे, मालपिजियन बॉडी which is formed by Bowman capsule and glomerulus, a bunch of blood capillaries, and renal tubule which consists of three parts, PCT, loop of Henle and DCT, ठीक है। ये तीन पार्ट, PCT को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, ट्यूबुल्स का फर्स्ट फोल्डेड पार्ट जिसको हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं, फिर सेंटर पार्ट जो है डिस हेनले लूप या लूप ऑफ हेनले, शॉर्ट में LOH बोल सकते हैं, और DCT मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, जो कि कलेक्टिंग डक्ट से ज्वाइंट रहती है। ऐसे बहुत सारे नेफ्रॉन पार्ट यहाँ पे जुड़ते हैं, यहाँ पे जुड़ेगा, इधर जुड़ेगा, है ना। और ये फाइनली फिर रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस पे यूरेटर ओपन होता है, और इस तरह से वहाँ पे जो भी यूरिन का फॉर्मेशन होगा यूरिन ब्लैडर में पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देखा आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। कुछ और बातें मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो हमारा जो ये जो लूप ऑफ हेनले देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नेफ्रॉन के दो पार्ट हो सकते हैं। नेफ्रॉन के दो टाइप्स होते हैं, नेफ्रॉन के टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। एक होता है शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन, शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 80% पार्ट बनाता है, और एक होता है लॉन्ग जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन। ये दो पार्ट होते हैं नेफ्रॉन के, दो टाइप्स होते हैं। शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि 80% होता है, जो कि कॉर्टिकल रीजन में होता है, और लॉन्ग जस्ट्रामेडुलरी जो नेफ्रॉन होते हैं वो तो लंबे होते हैं, लूप उसमें लंबी होती है और वो मेडुलरी रीजन तक चली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से दो पार्ट यहाँ पे शॉर्ट कॉर्टिकल नेफ्रॉन और लॉन्ग जस्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है। इसके बाद हम पूरी इसकी फिजियोलॉजी देखेंगे, यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है 3 स्टेप में, वो हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद है ना, तो ये ड्रॉ कर लीजिए, प्रैक्टिस करिए इसकी। नेक्स्ट देखते हैं नेफ्रॉन, जिसमें हमने दो पार्ट देखे, मालपिजियन बॉडी और सेकेंड हमने रीनल ट्यूबुल्स, जिसमें मालपिजियन बॉडी में बोवेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, और रीनल ट्यूबुल्स में हमने देखा पीसीटी, लूप, लूप ऑफ हेनले, और डीसीटी जो कि कनेक्ट रहती है कलेक्टिंग डक्ट से, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन और फंक्शन ऑफ किडनी देखेंगे। क्या देखेंगे हम? फंक्शन देख लेते हैं इसका, फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन देख लेते हैं भाई, ठीक है। तो एक तो ये कि सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन होमियोस्टेसिस की प्रोसेस जो होती है किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं उनके थ्रू होती है। वाटर जो बॉडी में आ रहे हैं या जो आयंस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो जितने आयन आ रहे हैं उतने एग्जिट होना, या जितने एग्जिट हो रहे हैं उसको बैलेंस करना, जैसे साल्ट का बैलेंस, वाटर का बैलेंस, पीएच का बैलेंस, ठीक है। ये सब चीज़ें करके हमारी किडनी या नेफ्रॉन जो रहती है वो होमियोस्टेसिस मेंटेन करके रखती है, एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखती है, ठीक है। और यदि ये सब गड़बड़ होते हैं तो हमारे किडनी के फंक्शन भी इससे अफेक्टेड होगा, या किडनी का फंक्शन अफेक्टेड होता है, इन सब का इम्बैलेंस हो जाएगा आयंस का, ठीक है। तो होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात किडनी और नेफ्रॉन की। तो और क्या क्या फंक्शन है? फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन। फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन का मतलब यही है ना, तो ये एक होमियोस्टेसिस हो गया, एक फ्लूइड बैलेंस रेगुलेशन में स्पेशली फ्लूइड की बात की जा रही है कि जितना वाटर हम इंटेक करते हैं या अपटेक करते हैं और जो एक्सहेल हो जाता है वाटर, ठीक है। ऐसे कई बार क्या होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं, डायरिया हो गया हमको, ठीक है, या लूज मोशन हो गया, तो हम वाटर काफ़ी हमारी बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। और इस डायरिया या इस तरह से लूज मोशन जब वाटर एक्सेस अमाउंट में हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है तो जो कंडीशन हो जाती है काफ़ी क्रिटिकल हो जाती है। तो उस समय जो रहता है ये जो हमारे जो नेफ्रॉन जो रहते हैं ये लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है, और वाटर को बैलेंस करते हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज करके, रिमूव करके उसको बैलेंस करते हैं। इसके बाद एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है।
तो नाइट्रोजन बेस्ड जो रहते हैं अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन बेस्ड जो है ये एलिमिनेट हो रहे हैं यहाँ से और ये कलेक्टिंग डक्ट में पहुँचते हैं। इसके बाद रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड, बहुत सारे सब्सटेंसेस साल्ट हैं, कुछ और दूसरे इनऑर्गेनिक आयंस वगैरह हैं, उनको रिमूव करने का काम भी नेफ्रॉन में होता है। रिमूवल ऑफ अदर सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड है ना, तो ब्लड जो आया रीनल आर्टरी से उसमें जो डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस है जो हमारे काम के नहीं है उनको अलग कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस का बैलेंस क्या आता है, मतलब पीएच बैलेंस भी नेफ्रॉन के थ्रू ही होता है। इसके बाद फंक्शन ऑफ किडनी, तो जो साल्ट का अंदर आना और बाहर जाना उसके कारण ये सब बैलेंस होता है। सफिशिएंट अमाउंट में आना, सफिशिएंट अमाउंट में जाना, या जितने अमाउंट में आ रहे हैं साल्ट उतने अमाउंट में निकल रहे हैं, तो उसको बैलेंस करना। इसके बाद फंक्शन ऑफ हम किडनी की यदि ओवरऑल बात करते हैं तो क्या क्या फंक्शन है, तो नेफ्रॉन फंक्शन क्या क्या देखा, इट मेंटेन होमोस्टेसिस, fluid balance regulation takes place through nephron, elimination of nitrogen waste takes place through nephron, removal of other substances from blood, and maintenance of acid base balance also takes place through nephron। अब यदि हम किडनी की बात करें तो लगभग यही फंक्शन, क्योंकि नेफ्रॉन में, किडनी में ही नेफ्रॉन है। एक्सक्रीशन ऑफ नेफ्रॉन, नाइट्रोजन वेस्ट ये होगा इसके थ्रू। फिर मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस बताया हमने, फिर रेगुलेशन ऑफ पीएच बताया, एसिड बेस बैलेंस के थ्रू मेंटेनेंस ऑफ पीएच हो जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ साल्ट कंटेंट, सॉल्ट कंटेंट का रेगुलेशन किया जाता है। फिर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर भी इससे मेंटेन होगा, साल्ट का बैलेंस होगा तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा। रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, क्रिएटिनिन, हिप्यूरिक एसिड, ग्वानाइन है ना, ये भी एसिड, ये सबको रिमूव करना। इसके एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, विटामिन डी का एक्टिवेशन भी यहाँ किडनी के थ्रू किया जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन, सिक्रीशन ऑफ रेनिन। एक रेनिन आपने डाइजेशन में पढ़ा था जो कि RENNIN था, ठीक है, रेनिन जो कि प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन करता था। यहाँ पे जो रेनिन है ये एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि वाटर सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, ठीक है, रेनिन। तो ये भी यहाँ पे किडनी में ये वर्क किया जाता है। इस तरह से किडनी में मेन होमोस्टेसिस, वाटर बैलेंस, साल्ट बैलेंस, आयनिक बैलेंस, पीएच बैलेंस, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मेंटेन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर, साल्ट एंड आयंस, ठीक है, एंड सिंथेसिस ऑफ विटामिन एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी एंड सिक्रीशन ऑफ रेनिन, ये इसके फंक्शन थे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, नेफ्रॉन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम देखने वाला है यूरिन का फॉर्मेशन, फिजियोलॉजी में इसकी, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उसमें अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रेशन पढ़ेंगे, और फिर यूरिन का कंपोजिशन, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो अभी तो इतना स्ट्रक्चर आप देखें, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, एक्सटर्नल, इंटरनल, और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।